नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, की हाल चाल। मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूं अड्डा 247 पर। उम्मीद आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और साथ ही साथ में इंपॉर्टेंट पार्ट। कभी कभार को पूछ लेता है कि ये वाला पार्ट बताओ किससे रिलेटेड है, तो सारे पॉइंट्स हम यहाँ डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रहेगा, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, कौन सा आर्टिकल किससे रिलेटेड है, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे और आगे चलेंगे। बहुत ज़्यादा लंबा सेशन नहीं होगा, ठीक है। सो चलिए चलते हैं और स्टार्ट कर लेते हैं। कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा लगा आपको ये सेशन। चलिए, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, पार्ट 1 की बात करेंगे हम यहाँ पर। पार्ट 1 की जब हम बात करते हैं तो पार्ट 1 में आपका आर्टिकल फर्स्ट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो अनुच्छेद 1 है, जो आर्टिकल 1 है, वो किससे रिलेटेड है? वो नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, मतलब वो बात करता है संघ का नाम और क्षेत्र। अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 2 की बात करते हैं, आर्टिकल 2 की बात करते हैं तो एडमिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू स्टेट, ठीक है। तो ये नए राज्य का प्रवेश जो है और उसकी स्थापना, इसके जो प्रोविजंस है वो आर्टिकल 2 में किए गए हैं। लेकिन यहां पर आपसे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है जनरली अगर पूछा जाए आपसे कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स और अगर अल्ट्रेशन ऑफ एरियाज हो रहा है, तो उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में यहां पर आप ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो मैक्सिमम स्टूडेंट यहां पर गलती करते हैं कि वो आर्टिकल 2 करेक्ट आंसर करते हैं। लेकिन अगर अल्ट्रेशन ऑफ एरियाज है और बाउंड्रीज है तो फिर वहां पर आपका कौन सा होगा? आर्टिकल 3 करेक्ट आंसर होगा। और एंड नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट, मतलब नामों में परिवर्तन करना है जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं उनमें। तो फिर यहां पर आपके लिए नए राज्यों का गठन और जो मौजूदा राज्य हैं और उनकी क्षेत्रों में, सीमाओं में, इन सब में बदलाव करने हैं, परिवर्तन करना है, तो फिर उस कंडीशन में आपका आर्टिकल 3 करेक्ट आंसर होगा। बात करेंगे पार्ट 3 की। देखिए मैं बात कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट होगा, वही डिस्कस करेंगे। पार्ट 3 में जब जाते हैं तो आर्टिकल 12 और 13 बहुत कम एग्जाम में पूछे जाते हैं। हालांकि फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं कि जो आर्टिकल 12 है, 12 और 13 बहुत कम पूछे जाते हैं। तो पार्ट 3 में आपका आर्टिकल 12 जो है वो डेफिनेशन ऑफ स्टेट की बात करता है। वहीं अगर हम 3 की बात करें तो 13 की बात करें, लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो अनुच्छेद 13 जो है वो मौलिक अधिकारों से असंगत, उनका अल्पीकरण करने वाले कानून से संबंधित है। बहुत कम, रेयरली एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन हाँ, बस मैंने आपको बताया। इसके बाद जब हमारे फंडामेंटल राइट्स स्टार्ट होते हैं, मतलब आर्टिकल 12 से लेकर आपके 35 तक है, लेकिन जो अब आर्टिकल आगे आएगा, आर्टिकल 14 से लेकर, ये सभी आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स वाले इंपॉर्टेंट है। सभी आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, बहुत केयरफुली, बहुत ध्यान से पढ़ना, ठीक है। तो अभी अगर मैं बात करूं पार्ट 3 में किसको एक्सप्लेन किया गया है, क्या बताया गया है, तो राइट टू इक्वालिटी की बात की गई है। राइट टू इक्वालिटी की बात किसमें की गई है? पार्ट 3 में की गई है, यानी कि समानता का अधिकार। आर्टिकल 14 की बात करेंगे। आर्टिकल 14 पूछा जाए कि बताइए किससे संबंधित है, तो ये इक्वालिटी बिफोर द लॉ, कानून के समक्ष समानता का अधिकार जो है वो किस में दिया गया है? वो आपका दिया गया है आपका आर्टिकल 14 में। आप चाहे कितने भी पैसे वाले हों, चाहे कोई व्यक्ति गरीब है, लेकिन कानून के लिए, कानून की नज़र में सभी समान हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पर बात है कि आर्टिकल 14 जो है वो समानता यानी कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ की बात करता है। आर्टिकल 15 की बात करें तो प्रोहिबिशन है ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, मतलब यहाँ पर धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या फिर जन्म स्थान के आधार पर अगर किसी से भेदभाव किया जा रहा है तो उसका प्रतिषेध करता है, उसका निषेध करता है। यहाँ पर वो आप नहीं कर सकते हैं, वो भेदभाव नहीं कर सकते हैं, चाहे वो जाति के आधार पर हो, चाहे वो लिंग के आधार पर हो, चाहे वो यहाँ पर जो है हो सकता है धर्म के आधार पर किया जा रहा हो, ठीक है, वो बर्थ प्लेस के आधार पर किया जा रहा हो कि तू गांव से है, तू गांव से, तू देहाती है, तो वो नहीं किया जा सकता है। उससे रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं वो आर्टिकल 15 में किए गए हैं, वो आप ध्यान में रखिएगा। राइट टू इक्वालिटी पूछेगा पार्ट 3, और जिसमें राइट टू इक्वालिटी में आर्टिकल 14 से लेकर और आर्टिकल 18 तक अभी हम चलेंगे, यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 15 मैंने आपको बताया, आर्टिकल 16 जो है वो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, मतलब ये कहा जा रहा है सार्वजनिक रोजगार में अवसर में समानता की बात
बात की जा रही है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हम अवसर की समानता की बात करते हैं तो वो बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। फिर अगर हम आर्टिकल 17 की बात करते हैं तो एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यहाँ अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है, अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है। कौन सा? आर्टिकल 17, अस्पृश्यता का अंत, यानी कि एबोलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी। ये आप ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण रहेगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि अगर आपसे अनटचेबिलिटी का पूछा जाए, अस्पृश्यता का अंत, तो आर्टिकल 17। अब और यहाँ पर एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, मतलब उपाधियों का अंत जो है, उपाधियों का अंत, उपाधियों का उन्मूलन किस आर्टिकल में एक्सप्लेन किया गया है? तो आर्टिकल 18 आपको यहां से ध्यान में रखना है। राइट टू इक्वालिटी आपको समझ आ गया होगा। नाउ अब हम बात करेंगे राइट टू फ्रीडम की, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। हम एक एक यहाँ पर जो हमारे अगर मैं बात करूँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, उन फंडामेंटल राइट्स को देख रहे हैं। पहला हमने देखा यहाँ पर कि समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। सेकेंड हम यहाँ देख रहे हैं राइट टू फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार। जब हम आर्टिकल 19 की बात करते हैं तो आर्टिकल 19 में गारंटी दी गई है, 6 राइट्स दिए गए हैं। दे आर मतलब गारंटी टू ऑल सिटीजन, द 6 राइट्स एट दे आर, मतलब जो दिए गए हैं 6, वो कौन कौन से हैं? यहाँ पर एक को ख़त्म भी किया गया है, वो राइट टू प्रॉपर्टी वाला है। हालांकि हम उस पर अभी बात नहीं करेंगे, जब हम बात राइट टू प्रॉपर्टी पे बात तब करेंगे जब हम वहाँ पर अमेंडमेंट वगैरह पढ़ रहे होंगे। हालांकि बस मैं आपको इतना ही बताऊंगा कि पहले 7 जो है मौलिक अधिकार हुआ करते थे, लेकिन उसमें से आपका फंडामेंटल राइट्स में से एक राइट हटाया गया, वो राइट टू प्रॉपर्टी वाला था, जिसको लीगल राइट बनाया गया 300A के तहत, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और आर्टिकल 31 हटाया गया, ठीक। तो उसकी अभी हम बात करेंगे। फिलहाल अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ वो आपके लिए यहाँ से इंपॉर्टेंट बनेगा, जितना पॉइंट मैंने आपको बताया। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये 19A में बोला गया है कि आप जो है आप फ्री हैं, आपको बोलने की स्वतंत्रता दी गई है, भाषण देने की स्वतंत्रता, आप अपनी बात रख सकते हैं, आप उसके लिए फ्री हैं, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। आगे अगर हम बात करें फ्रीडम ऑफ असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, वो आर्टिकल 19B में कहा गया है कि आर्टिकल 19B के तहत आप जो है इकट्ठा हो सकते हैं विदाउट आर्म्स, मतलब बिना किसी हथियारों के। जैसे अभी अगर हम बात करें तो आप देखेंगे बहुत ज़्यादा न्यूज़ में तो नहीं है, खैर यहाँ पर इस मुद्दे को न्यूज़ के द्वारा नहीं उठाया गया, लेकिन लद्दाख में जब हम सुमन वांगचुक जी की बात करते हैं तो वो अभी इस टाइम पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं लद्दाख को लेकर कि उनको शेड्यूल 6 में जो ट्राइबल्स हैं उनको बराबर दर्जा दिया जाए। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर वो इकट्ठा हो रहे हैं, उनके साथ में जब वो वहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, तो अभी हजारों की संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। या कभी भी आप देखते हैं कोई भी रैली होती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, तो लोग इकट्ठा हो सकते हैं। ये भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दी हुई है, ठीक है। वो इकट्ठे किसके तहत होते हैं? वो आर्टिकल 19B के तहत होता है। अब बात आ जाती है, आप देखते हैं कि संघ बनाने की शक्ति, यूनियन बना सकते हैं आप, फ्रीडम है आपको दी गई, फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस, तो ये पावर जो है वो 19C में दी गई है। 19D की जब हम बात कर लेते हैं तो 19D में ये कहा गया है कि फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, की जो भारत का जो ज्योग्राफिकल एरिया है, आप कहीं भी जाइए, घूमिए फिरिए, ऐश करिए, ठीक है। आपको मन कर रहा है कि आप लद्दाख जाना चाहते हैं, आप हिमाचल प्रदेश जाना चाहते हैं, आप दिल्ली जाना चाहते हैं, आप उत्तराखंड जाना चाहते हैं, मुंबई जाना चाहते हैं, महाराष्ट्र, आप केरला जाना चाहते हैं, कर्नाटका जाना चाहते हैं, आप जम्मू जाना चाहते हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं। जो इंडिया का ज्योग्राफिकल एरिया है, आपको किसी भी तरीके से कोई भी वीज़ा या वो सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर आप अब ज्योग्राफिकल एरिया से बाहर जाते हैं तो आपको परमिशन की ज़रूरत होगी, अदरवाइज आप फ्री हैं, आप इंडिया में कहीं भी घूम सकते हैं, आपको किसी भी तरीके से कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। ये पावर देता है आर्टिकल 19D। आर्टिकल 19E की जब हम बात करते हैं तो रिसाइड्स एंड सेटल एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया, कि आप भारत के किसी भी क्षेत्र में रह सकते हैं, ठीक है। ये आपको पावर दी जाती है कि कोई भी कहीं आप इंडिया के किसी भी क्षेत्र में रह सकते हैं। बात करते हैं 19F की। 19F में
राइट टू प्रॉपर्टी को शामिल किया गया था, वो हटा लिया गया है, वो मैंने आपको बताया। वहीं अगर मैं बात करूं फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, लाइक मुझे पढ़ाना पसंद है, मैं पढ़ा रहा हूं आपके सामने, आपको आपका एम सेट है, किसी का यहाँ पर डॉक्टर का होता है, तो किसी का यहाँ पर एडवोकेट का होता है, किसी का इंजीनियर का होता है, तो किसी का जो है जज का है, सबके अपने अपने, किसी का आईएएस ऑफिसर बनना है, तो सबके अपने अपने अलग अलग एम होते हैं और उन एम पर काम करते हैं। तो वो भी आपको एक पावर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है कि आप जो करना चाहते हैं वो आप उसके लिए फ्री है। आप कोई धंधा करना चाहते हैं, आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, तो वो पावर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 19G है वो देता है। एफ को हटाया गया है, वो ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं आर्टिकल 20 की, तो प्रोटेक्शन देता है इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन और ऑफेंसेस। मतलब यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये कहा जा रहा है कि अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण दिया जाता है, वो आर्टिकल 20 के तहत। आर्टिकल 21 की बात करें, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण जो है वो आर्टिकल 21। राइट टू, आप सीधा सीधा ये कह सकते हैं राइट टू लाइफ जो है वो आर्टिकल 21 में एक्सप्लेन किया जाता है। राइट टू लाइफ का मतलब ये है कि आप अपने अनुसार जी सकते हैं, लेकिन सामने वाले के फंडामेंटल राइट्स पर इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, सामने वाले को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति सामने हो सकता है, आपको अपनी लाइफ जीनी अपनी तरीके से जिए, लेकिन किसी और को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ भी आप बोल सकते हैं यहाँ से। इसके अलावा 22 की जब हम बात करते हैं तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, तो यहाँ पर कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत से संरक्षण दिया जाता है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है कि प्रोटेक्शन मिलती है। और आगे हम बात करेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, तो ये आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आगे अगर हम बात करें तो प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्सल लेबर, ये आर्टिकल 23 में कहा गया है कि मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध, वो आर्टिकल 23 में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 24 प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, जो अंडर 14 एज के हैं वो फैक्ट्रीज और माइंस में काम नहीं कर सकते हैं। ये प्रोविजंस जो है वो किए गए हैं आर्टिकल 24 में। और आप सभी को पता है कि आर्टिकल 21A में एक क्लॉज आपका ऐड किया गया, एक आप कह सकते हैं फंडामेंटल राइट ऐड किया गया, जिसमें यहाँ पर 6 वर्ष से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान किए गए। यहाँ पर फ्री और जो है कंपलसरी आप बोल सकते हैं कि एजुकेशन के प्रोविजंस जो है वो आर्टिकल 21A में किए गए हैं, वो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर फिर आ जाता है आर्टिकल 25 जो कि बात करता है फ्रीडम ऑफ यहाँ पर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आप किसी भी धर्म के हैं, किसी भी जाति के हैं, आप अपनी जाति के लिए, आप अपने धर्म के लिए, आप अपने मजहब के लिए आप अपने तरीके से वहाँ पर उसका प्रचार, उसका प्रसार और उसको फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए भी यहाँ पर कुछ रूल्स जो है वो बनाए गए हैं। फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, आप कुछ भी कर सकते हैं लेकिन सामने वाले के फंडामेंटल राइट्स इफेक्ट नहीं होने चाहिए, ठीक है। आप स्वतंत्र हैं, आप स्वतंत्र हैं, आप किसी भी धर्म को स्वतंत्र रूप से अपना सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं, उसका प्रसार कर सकते हैं। आर्टिकल 26 कहता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, मतलब आपको धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की भी स्वतंत्रता दी गई है। कह रहा है फ्रीडम एज टू पे टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, मतलब किसी भी विशेष धर्म के प्रचार के लिए कर यहाँ पर टैक्स फ्री किया गया है। मतलब सीधा ये कहा जा रहा है कि किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए कर देने की स्वतंत्रता जो है वो यहाँ पर दी गई है। साथ ही साथ में अगर मैं बात करूँ तो फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, धार्मिक शिक्षा में भाग लेने से मुक्ति जो है वो यहाँ पर दी गई है। आप जा सकते हैं, आप नमाज पढ़ सकते हैं, आप मंदिरों में जा सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। आप देखते हैं बहुत सारी जगहों पर अलग अलग तरीके से, कहीं पर आपके अलग अलग धार्मिक जो है वो क्लासेस कह सकते हैं आप, धर्म की अलग अलग जो है वहाँ पर एजुकेशन जो है, रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस जो है वो दिए जाते हैं, उनका एक प्रॉपर प्लेस होता है।
जो मदरसा वगैरह हो गए, तो उस टाइप से, तो उसके लिए भी आप फ्री हैं, वो आर्टिकल 28 फ्रीडम देता है। आर्टिकल 29 जो है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, ये कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स से रिलेटेड है, तो ये आपका अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा की बात करता है आर्टिकल 29। और आर्टिकल 30 की जब हम बात करते हैं तो राइट टू माइनॉरिटीज़ टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, मतलब ये कह रहा है कि शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार जो है वो आर्टिकल 30 में आपका दिया गया है, तो वो आप यहाँ से ध्यान रखिएगा। आगे चलेंगे, ये आपको क्लियर हुआ होगा, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आपको क्लियर हुआ होगा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 3 में हम क्या देख रहे हैं, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये आर्टिकल 31 मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 31 को हटाया गया है। वो क्यों हटाया गया वो मैंने आपको बताया था, राइट टू प्रॉपर्टी के प्रोविजंस उसमें थे, दैट्स वाई उसको रिमूव किया गया। ठीक है, तो मैं ज़्यादा लंबा नहीं रखूंगा सेशन को, पर एक उतने ही टाइम पीरियड का रहेगा, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा स्पीड में चल रहा हूँ। हो सकता है कि आपको स्पीड लगे, लेकिन हाँ, मैं चाहता हूँ कि बहुत कम टाइम में, बहुत कम समय में आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मिल जाएं। तो अभी आगे कह रहा है रेमेडीज़ फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मतलब मौलिक अधिकारों को लागू करने का जो उपाय है वो आपके आर्टिकल 32 में दिया गया है, या फिर आप कह सकते हैं रिट्स वगैरह जो हैं वो उसके पावर जो है वो आर्टिकल 32 में दी गई है। आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी के द्वारा क्या कहा गया है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे अगर मैं बात करूं, फिर आ जाता है पार्ट 4 जिसमें डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज की बात की गई है। यहां पर आर्टिकल 37 क्या कहता है, आर्टिकल 37 डीपीएसपी का अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डीपीएसपी। 39A ये इंपॉर्टेंट है, जो कि इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड की बात करता है। इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड, मतलब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि समान न्याय की जो बात है वो अनुच्छेद 39A के तहत की गई है। आर्टिकल 40 जो है वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ विलेज पंचायत की बात करता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आपके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस टाइम पे बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। यूसीसी की जब बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी जो है पिटीशन फाइल होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सबकी अपनी अपनी याचिकाएं वो दायर करते हैं कि हमें इस पर सुनवाई करनी है, हमें दोबारा देखना है, ये वो। तो अभी ये इस टाइम बहुत ज़्यादा चर्चा में है, बहुत ज़्यादा करंट में है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो वो आपको ध्यान में रखना है। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, ये आर्टिकल 50 बात करता है न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। ये जो प्रोविजंस किए गए हैं वो आर्टिकल 50 में किए गए हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 51A मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब बात की जाती है यहाँ पर, मैंने आपको बताया फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स तो इंपॉर्टेंट होते ही होते हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि बताइए फंडामेंटल ड्यूटीज की बात किस आर्टिकल में की गई है, या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज को किस आर्टिकल में एक्सप्लेन किया गया है। तो वो आपकी 11 ड्यूटीज बताई गई हैं। अर्लियर देयर वर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज, बट 86 अमेंडमेंट हुआ था, उसमें 11 ड्यूटीज हैं, तो वो आप ध्यान रखिएगा, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से ध्यान में रखना है। फिर आप बात कर लेते हैं कि शैल बी अ प्रेसिडेंट, ये कौन सा आर्टिकल कहता है, यूनियन गवर्नमेंट में। अब पार्ट 5 आपको ध्यान में रखना है जिसमें शैल बी अ प्रेसिडेंट, ये आर्टिकल 52 कहता है शैल बी अ प्रेसिडेंट कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये कौन कहता है, ये कहा जाता है आर्टिकल 52 के द्वारा। आर्टिकल 53 में यहाँ पर एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन की बात की गई है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा। फिर आर्टिकल 54 बात करता है किसकी, आर्टिकल 54 बात करता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से रिलेटेड प्रोविजंस जो हैं वो यहाँ पर किए गए हैं कि किस प्रकार से प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा, किस प्रकार से प्रेसिडेंट का चुनाव होगा, किस प्रकार से प्रेसिडेंट बनाए जाएंगे। ठीक है, वहीं फिर हम बात करते हैं तो आर्टिकल 61 जो है वो कहता है आपके प्रोसीड्यूर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब ये कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की जो प्रक्रिया है वो किस पे एक्सप्लेन किया गया है, तो आर्टिकल 61 में एक्सप्लेन किया गया है। और जब हम इम्पीचमेंट के प्रोविजंस की बात करते हैं कि हमने किस देश से लिए हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए इम्पीचमेंट से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं वो हमने किस देश से, किस कंट्री से लिए हैं।
तो अगर आपसे ये पूछा जाएगा तो कमेंट करके बताइए किससे लिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूँ, एक वीडियो आपको सेपरेट देखने को मिल जाएगा कि सोर्सेज ऑफ जो आपके किस कंट्री से कौन सा जो है वो लिया गया है। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स क्या है, कहाँ से क्या लिया गया है, उसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, उसके बारे में एक कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा। तो वही मुझे आप कमेंट करके बताएंगे कि इम्पीचमेंट से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं वो किस कंट्री से लिए गए हैं। आगे हम बात करेंगे, मैं प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट की प्रोसेस की बात कर रहा हूँ। आगे आर्टिकल 110 क्या कहता है, तो मनी बिल को डिफाइन करने का काम करता है। धन विधेयक की परिभाषा जो है वो अनुच्छेद 110 में आपको देखने को मिलेगी। बात कर लेते हैं आगे आ जाता है अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112 यानी कि ये बात करता है एनुअल फाइनेंशियल बजट। हालांकि यहाँ पर बजट लिखा हुआ है, ये बजट शब्द का प्रयोग जो है वो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किया गया है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक विवरण, वित्तीय विवरण। ठीक है, तो वो आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर स्टेटमेंट वर्ड का यूज किया गया है। पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको कहीं भी बजट शब्द का प्रयोग देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, एनुअल स्टेटमेंट की बात की जाती है तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर एनुअल स्टेटमेंट जो है वार्षिक वित्तीय विवरण, ये आपको देखने को मिलेगा वो आर्टिकल 112 के तहत। आर्टिकल 123 की बात करते हैं तो प्रेसिडेंट की पावर और प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग रेसेस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश लाने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास में है। वो पावर जो दी गई है वो आर्टिकल 123 ने दी है। फिर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जो आर्टिकल है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये इससे रिलेटेड प्रोविजंस किसमें किए गए हैं, तो आर्टिकल 124 में किए गए हैं, अनुच्छेद 124 में किए गए हैं। आर्टिकल 130 की बात कर लेते हैं तो जब हम आर्टिकल 130 की बात करते हैं तो सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड प्रोविजंस किए गए हैं। आर्टिकल 131 में ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है। वहीं स्पेशल लीव्स फॉर एन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 136 में उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए विशेष अनुमतियां दी गई हैं, वो आर्टिकल 136 में दी गई हैं। अभी अगर हम बात करें, अभी आप देखेंगे कि रिसेंट का एक केस है अरविंद केजरीवाल जी का, उनको ईडी के द्वारा 9 समन भेजे गए और 9 समन भेजने के बाद में उनको अरेस्ट किया गया। ये पहले सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे जिनको अरेस्ट किया गया। हालांकि CPRC की जो धारा है तो उसमें अगर हम जाते हैं, CRPC की जो धारा 143 है आई थिंक, ठीक है, उसमें आप जब जाएंगे तो उसमें आप देखेंगे कि वहाँ पर सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट किया जा सकता है, बस अगर जो उस पर जो आप कह सकते हैं जो भी लगाया गया है, एलिगेशन लगा है, वो सिविल है या फिर वो क्रिमिनल है। जो केस बनेगा वो सिविल बन रहा है या क्रिमिनल। अगर क्रिमिनल केस बनेगा तो अरेस्ट किया जा सकता है, लेकिन अगर सिविल होगा तो अरेस्ट नहीं किया जा सकता। ये प्रोविजंस आपको उसमें किए गए हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है ये चीफ, और ऐसा मतलब चीफ मिनिस्टर फर्स्ट चीफ मिनिस्टर बने हैं जिनको उनके पद पे रहते गिरफ्तार किया गया है। और ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि उन्होंने अपील डाला हुआ था, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक अपील डाला हुआ था सुनवाई के लिए। वो आर्टिकल 32 के तहत जो है उन्होंने एक रिट डाला हुआ था। ठीक है, तो वो आपको यहां से ध्यान में रखना है। आर्टिकल 136 आगे अगर हम बात करें, फिर आर्टिकल 148 आ जाता है जिसमें कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की बात की गई है। आर्टिकल 149 ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ CAG की बात करता है। साथ ही साथ में आर्टिकल 161 पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर, गवर्नर की जो पार्डनिंग पावर है उससे रिलेटेड प्रोविजंस किए गए हैं। वहीं आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि पार्डनिंग पावर जो प्रेसिडेंट के पास है उसके प्रोविजंस किस आर्टिकल में किए गए, वो भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, तो ये पार्डनिंग पावर आपको ध्यान में रखना है कि राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियां वो आर्टिकल 161 में एक्सप्लेन की गई हैं। 165 की जब हम बात करते हैं तो एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट को एक्सप्लेन किया गया। पावर ऑफ गवर्नर टू प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंसेस जो है वो अनुच्छेद 213 में एक्सप्लेन किए गए। हाई कोर्ट्स ऑफ स्टेट, तो ये आर्टिकल 214 आपको ध्यान में रखना है। अनुच्छेद 266 की जब हम बात करते हैं तो कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट्स फंड की बात की गई है अनुच्छेद 266 में। 267 में कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया और 280 में फाइनेंस कमीशन इंपॉर्टेंट है। राइट टू प्रॉपर्टी 300A में एक्सप्लेन किया गया है। मैंने आपको बताया था कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है पहले हमारा फंडामेंटल राइट हुआ करता था, लेकिन एक केस ऐसा हुआ था
ठीक है, उस केस में नहीं जाऊंगा। मैंने फिर से आपको बोला है कि सेशन को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, है ना। तो है ना, तो अभी उस केस में मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। आर्टिकल 31 को हटाया गया, राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया गया, 19F को भी मैंने आपको बताया कि वो भी हटाया गया, ठीक है। और उसको राइट टू प्रॉपर्टी जो है पहले आपका फंडामेंटल राइट हुआ करता था, लेकिन अभी इसको लीगल राइट बना के आर्टिकल 300A में एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। आगे हम देखेंगे आर्टिकल 326 जो कि इलेक्शन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज की बात करता है ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट सफरेज, ठीक है। तो लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं को के चुनाव वयस्क मताधिकार पर होंगे। ये जो प्रोविजंस वो आर्टिकल 326 में किए गए हैं। अब जो आने वाला है पार्ट 18, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 100% क्वेश्चन पूछा जाने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ये बात करता है इमरजेंसी की। इमरजेंसी रिलेटेड प्रोविजंस जो हैं वो यहाँ पर किए गए हैं। मेरा फिर से एक सवाल है, आप मुझे कमेंट करेंगे ऑफलाइन में और बताएंगे कि बताइए जो इमरजेंसी से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं वो किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इमरजेंसी के प्रोविजंस की। तो आप ध्यान रखिएगा कि पार्ट 18 में इसको एक्सप्लेन किया जा चुका है। अब तक इमरजेंसी इंडिया में 3 बार लागू की जा चुकी है, ठीक। वहीं अगर हम बात करें आर्टिकल 352 जो है वो नेशनल इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है। बात करते हैं जब हम यहाँ पर आर्टिकल 356 की, तो 356 जो है वो स्टेट इमरजेंसी यानी कि प्रेसिडेंट्स रूल की बात करता है, यानी कि राष्ट्रपति शासन। वहीं अगर हम आर्टिकल 360 की बात करते हैं, अनुच्छेद 360 जो कि वित्तीय आपातकाल यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। इसके बाद में आपके लिए एक और आर्टिकल है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको पावर देता है कि आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट जो है वो अमेंडमेंट कर सकती है, वो उसको उसमें बदलाव कर सकती है, उसमें संशोधन कर सकती है। ये पावर आर्टिकल 368 देता है और ये पावर संसद को दी गई है, यानी कि पार्लियामेंट को दी गई है कि पार्लियामेंट के द्वारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कहीं लगता है बदलाव की ज़रूरत है तो बदलाव किया जा सकता है। ये अमेंडमेंट से रिलेटेड प्रोविजंस जो हैं वो आपके आर्टिकल 368 में किए गए हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। इतने ये आपके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो मुझे लगे वो मैंने आपके साथ में डिस्कस किए, मैंने आपको एक्सप्लेन किए। होप आपको समझ आए होंगे, आपको अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगा है तो एक बार कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। आपके ऐसे मतलब जो पॉजिटिव कमेंट्स होते हैं और जो लाइक होते हैं वो अंदर से और ज़्यादा एनर्जी देते हैं, और ज़्यादा ऊर्जा देते हैं। तो कमेंट करना मत भूलिएगा, कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। और फिर आज के सेशन को इसी के साथ में एंड करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, बाय, टेक केयर ऑफ यू। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा।